नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टॉक मार्केट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम जानते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स आर बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें लोग पैसा लगा सकते हैं। वो जो पैसा है वो एक कंपनी क्या करती है, उसको ग्रुप करती है एक साथ और साथ में उसको मार्केट में इन्वेस्ट करती है। अब वो कंपनी आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करती है नॉर्मल लोगों के। एक तरीके से ये ऐसा सिनेरियो है कि बहुत सारे लोगों ने, ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलकर एक बंदा अपॉइंट कर दिया जो कि आपके बिहाफ पे इन्वेस्टिंग करेगा और वो बंदा कुछ कट ले लेगा आपके लिए बिकॉज उसने वो काम किया है। ठीक है, ये जो फीस लेता है उसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं एक म्यूचुअल फंड का। ठीक है, और भी कई सारे टर्म्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एक म्यूचुअल फंड वही है, आपकी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, एक एसेट क्लास है जहाँ पर डिफरेंट लोग अपने पैसे को मोबिलाइज करते हैं, पूल बनाते हैं, उसे पूल क्रिएट करते हैं। अब भारत में भिन्न भिन्न तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड नाम समझ में आ रहा है, जो कि लार्ज कैप में अप्लाई होते हैं। तो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज़ जो होंगी, जो कि निफ्टी 50 वाली होंगी 50, फिर आगे के 50, उनमें जो इन्वेस्टेड, उनमें से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे को हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, सिक्योर होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देते हैं क्योंकि लार्ज कैप में रिटर्न थोड़ा कम बनता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप। अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम होती है लेकिन आपका रिस्क भी कम होता है। ठीक है, तो दुनिया में, ज़िंदगी में चीज़ चलती है कि जितना ज़्यादा आपका रिस्क होता है उतना ज़्यादा आपका रिटर्न बनता है। हमको वही रिस्क को मिटिगेट करके मैक्सिमम रिटर्न निकालना होता है, ये हमारा मेन एम होता है। अगला जो है हमारा होता है मिड कैप फंड्स होते हैं। मिड कैप का मतलब होता है जो कि मार्केट कैप के हिसाब से 100 की बात आती है, 100 से 500 के बीच में जो आती है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, हम मिड कैप बोला करते हैं। ठीक है, 100 से 500 नहीं है, 100 से 250 बोल लो, है ना। मतलब ठीक है, आपको फील समझ में आ गई। 100 से 250 आई थिंक, है ना। 100 से 250 है कि 500, 250 है ना। सो वो मिड कैप हो गई। ठीक है, तो ऑब्वियसली निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक मिड कैप म्यूचुअल फंड में नहीं होगा। ठीक है, बाकी 100 के ऊपर वाली मार्केट कैप के हिसाब से। फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं। स्मॉल कैप में स्मॉल कैप पे पैसा लगता है। स्मॉल कैप की डेफिनेशन होती है आपकी कंपनी की वैल्यूशन 10-15 हज़ार करोड़ से कम है। तो बेसिकली 250 से ऊपर जो है, अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से अरेंज करें, रैंकिंग करें कंपनीज़ की इंडिया में, तो 250 के ऊपर वाली जो होंगी उनको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स मतलब के पोर्टफोलियो में होंगी। फिर होते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स। मल्टी कैप होती है कि इनमें कुछ बाउंडेशन नहीं होती, वो कहीं भी इन्वेस्ट करती हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं प्लेस में, लेकिन फंड मैनेजर कहीं भी इन्वेस्ट करता है। ठीक है, फिर आपके फ्लेक्सी कैप होते हैं। फ्लेक्सी, जैसे कि हमने देखा कि मल्टी कैप में कुछ रिस्ट्रिक्शन होती भी हैं, मोटा मोटा ज़्यादा नहीं होती, बट तब भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। फ्लेक्सी कैप में पूरा फंड मैनेजर के ऊपर है, वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। सेक्टोरल फंड्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे कि ऑटोमोबाइल, एनर्जी, या आपका केमिकल, एफएमसीजी, फार्मा, इस तरीके से आईटी, बैंकिंग, तो अलग अलग फील्ड्स को, सेक्टर्स को ट्रैक करते हैं और उनके किसी कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उनमें से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, उनको सेक्टोरल फंड बोलते हैं। जैसे स्मॉल केस भी काइंड ऑफ सेक्टोरल फंड है। स्मॉल केस आगे डिस्कस करेंगे, इस म्यूचुअल फंड से सिमिलर ही होते हैं स्मॉल केस से। फिर अगले थीमेटिक फंड्स होते हैं जो कि एक थीम में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, कंपनीज को एक थीम लगा के। ठीक है, अब वो थीम वो उस पर डिपेंड करता है कि जो फंड मैनेजर है आपका। ठीक है, अब हम जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो, तो आप, ये तो एक रूट हो गया कि म्यूचुअल फंड्स में आप इनडायरेक्टली मार्केट में पैसा लगा रहे हो। कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड जो है, जो कंपनी है वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करती है। ठीक है, बहुत से पैसे से लोगों से पैसा लेके आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करती है और इसके लिए छोटी सी ब्रोकरेज चार्ज करती है, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। ठीक है, जो कि 2 से 3% का ही होता ही है। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है कि हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, कि हम डायरेक्ट खुद से इन्वेस्टिंग कर लें। ठीक है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो म्यूचुअल फंड इनडायरेक्ट है कि हम डायरेक्टली खुद नहीं कर रहे। डायरेक्ट क्या है कि आप डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग करने वाले हो। ठीक है, अब इनडायरेक्ट में भी हमारे पास में 2 तरीके हैं। एक तो होते हैं एक्टिव फंड्स, एक होते हैं पैसिव फंड्स। तो म्यूचुअल फंड जो है डाटा रहता है एक्टिव फंड, जहाँ पर एक फंड मैनेजर उनको मैनेज करता है। लेकिन कुछ पैसिव फंड भी होते हैं जहाँ पर कोई फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं होती, वो किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 20 क्या है, वो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। एग्जैक्टली निफ्टी 50 में जो उस कंपनी जिस प्रपोर्शन में होंगी, उसी प्रपोर्शन में पैसा लगाया जाता है कंपनीज़ के ऊपर, उसको निफ्टी 20 होता है। ऐसे ETF भी कुछ होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि एक्सचेंज को क्या कहते हैं, मतलब वो करते हैं। ठीक है, वो सब क्या पैसे फंड्स हैं। तो निफ्टी 50 वाले या सेंसेक्स के फंड्स, या फिर और भी ऐसे होते हैं, निफ्टी 200, निफ्टी स्मॉल कैप, और बहुत तरीके के होते हैं, वो सब आप देख सकते हो। ये सब पैसे होते हैं। पैसे में एक स्टॉक मतलब एक फंड मैनेजर मैनेज नहीं करता, और इसी चक्कर में इनका जो होता है एक्सपेंस रेशियो कम होता है। इन पर जो ब्रोकरेज लगती है
मतलब एक तरीके से जो चार्ज करता है आपसे म्यूचुअल फंड कंपनी वो कम करती है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिवली डिसीजंस नहीं बनाए जा रहे हैं, ठीक है। वैसे वॉरेन बफे का मानना है कि जो एक्टिव फंड्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं पैसिव फंड्स, सॉरी कह रहा हूँ उल्टा बोल दिया, पैसिव फंड जो होते हैं वो एक्टिव फंड से बेटर होते हैं। उनका मानना ऐसा है क्योंकि एक अजम्पशन होती है कि मतलब द मार्केट्स आर एफिशिएंट। मार्केट एफिशिएंट का मतलब क्या है कि जो एक पर्टिकुलर शेयर का जो आज प्राइस है उसमें हर एक चीज़ फैक्टर हो रखी है और हर किसी को इक्वल इन्फॉर्मेशन है, और मार्केट जो है एफिशिएंट है। तो उस केस में कोई पर्टिकुलर बंदा अपनी कुछ टेक्निक्स लगा के बहुत ज़्यादा मार्केट को बीट नहीं कर सकता है। तो जो मार्केट को ट्रैक करेगा फंड वो बेस्ट है। तो वो वॉरेन बफे का एक्सपेरिमेंट भी है कि उन्होंने एक तरफ बेस्ट फंड था, दूसरी तरफ वॉरेन बफे का नॉर्मल उन्होंने S&P पे पैसा लगा दिया, S&P 500 US का, जैसे कि इंडिया में निफ्टी सेंसेक्स होते हैं वैसे। और जो S&P 500 था उन्होंने उन एक्टिव फंड्स को बीट करा था। तो इंडिया में आई थिंक अभी भी एक्टिव फंड्स का काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस है, ये चीज़ ट्रू है, लेकिन वो चीज़ चेंज हो रही है धीरे धीरे। इंडिया का मार्केट भी एफिशिएंट बनता जा रहा है, जहाँ पर जो पैसिव फंड्स हैं वो बेटर करेंगे। साथ में पैसिव फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो अगर आपको ज़्यादा मार्केट वगैरह पता नहीं है, आप हाथ बंद करके पैसिव फंड पे लगा दोगे। पैसिव फंड में जैसे आप निफ्टी में पैसा लगा रहे हो, सेंसेक्स में पैसा लगा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप देश की इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हो। देश तो मतलब अच्छा करेगा ही अपना देश, ठीक है, ग्रोइंग देश है अपना, है ना। अपने पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पॉपुलेशन तो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, धीरे धीरे अभी ग्रोइंग फेज में अपन, है ना। अभी ज़्यादा अमीर बने नहीं, गरीब है अपन देश, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लो ऑफ मनी है वो म्यूचुअल फंड की तरफ से होता है और उससे म्यूचुअल फंड गेन करता है। ये मेरी सबसे ख़राब चीज़ है म्यूचुअल फंड में, कि भाई आपका पैसा बने ना बने, आपका रिटर्न बने ना बने, उनको कोई फ़र्क नहीं है। आपसे वो 2-4% जो है उनके एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब अगर आप देखा जाए तो आपको 2-4% लग रहा है, लेकिन अगर आप टोटल रिटर्न्स में काउंट करोगे तो वो आपके रिटर्न्स 20-30% म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया एक्टिव इन्वेस्टिंग, पैसिव इन्वेस्टिंग। पैसिव बेटर और सेफर है वैसे, पर एक्टिव में भी अगर आप सही फंड पिक करते हैं तो आप मार्केट को बीट कर देते हैं, तो फिर 2% ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पैसिव इन्वेस्टिंग को हम डम मनी कहते हैं, कि डम मनी मतलब कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, कि डायरेक्ट निफ्टी पे पैसा लगा दिया, डायरेक्ट सेंसेक्स पे पैसा लगा दिया। बट एक कहावत है, पता नहीं किसी मशहूर इन्वेस्टर ने बोली है, कि डम मनी इज़ नॉट एक्चुअली डम मनी। मतलब बेसिकली ये है कि मार्केट जो है बहुत इंटेलिजेंट है, मार्केट में हर एक चीज़ फैक्टर्ड है, तो आपको मार्केट को बीट करना हो बहुत डिफिकल्ट काम है, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग जो भी ये चीज़ पे बिलीव करते हैं कि डम मनी इज़ नॉट डम मनी, वो इंडेक्स फंड में, ETFs में, ठीक है, निफ्टी सेंसेक्स वाले जो फंड होते हैं उनमें बड़ा बिलीव करते हैं, ठीक है। जैसे कि निफ्टी में 50 कंपनियाँ, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियाँ। ऐसे सेक्टर वाइज भी आपके पैसिव फंड्स होते हैं जो कि सेक्टर कंपनी से पैसा लगा देते हैं, ठीक है। अब हर एक जो फंड्स होते हैं उनमें और मार्केट के एक्चुअल रिटर्न में एक एरर होता है, एक डेल्टा होता है, चेंज होता है, उसको ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। ट्रैकिंग एरर बेसिकली क्या है कि डिफरेंस है हमारा पोर्टफोलियो जो कि है किसी फंड का वर्सेस जो एक्चुअल जो बेंचमार्क है। फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी 20 लिया, तो निफ्टी 20 जो परफॉर्मेंस करेगा और एक्चुअल निफ्टी का जो मूवमेंट होगा उसमें छोटा मोटा 0.1-0.5% का इस तरीके का डिफरेंस रहता है। ट्रैकिंग एरर, उसको ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। ट्रैकिंग एरर जनरली 1% से कम होता है। अब क्यों ट्रैकिंग एरर होता है, कि डिफरेंस क्या मतलब, जब हमने बोला ना कि निफ्टी 20 निफ्टी को एक्जैक्टली वो करेगा, तो उसमें मतलब एक्चुअल में कुछ एरर्स आ जाते हैं। एरर क्यों आते हैं? पहली चीज़ तो एक्सपेंस रेशियो है, तो एक्सपेंस रेशियो जो यानी कि जो ब्रोकरेज जो चार्ज कर रहा है, ऑल्दो कम होता है, लेस देन 1%, बट इससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है। दूसरा है कि डिविडेंड को क्या वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर टाइम कर रहे हैं क्या डिविडेंड को, ठीक है। टाइमिंग मार्केट में किस तरीके से रही है, कैश कंपोनेंट का एक रहता है, ब्रोकरेज रहता है कि हम हर एक ट्रांजैक्शन जब होती है कोई भी बेचना खरीदना, तो उसमें क्या होता है कि हमको STT हर बार देना होता है ना, स्टैम्प ड्यूटी और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह में हर बार देनी होती है, उससे होता है। इसके अलावा एग्जीक्यूशन में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस डेली आ जाता है, मतलब एग्जैक्टली मतलब कोई परफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, ऑल्दो निफ्टी वाले जैसे कि निफ्टी 20 में इतना वो नहीं होगा कि जो स्टॉक्स होते हैं वो इतने लिक्विड होते नहीं हैं इस तरीके से, ठीक है। और फंड का कैश फ्लो कैसे मैनेज हो रहा है, तो इस चीज़ है। डेफिनेटली जो ट्रैकिंग एरर है धीरे धीरे कम हो रहा है, और ETFs में देखोगे ट्रैकिंग एरर बहुत कम होता है, पर ETFs थोड़ा प्रीमियम चार्ज करते हैं, पर उनमें ट्रैकिंग एरर कम होता है। तो आप देख सकते हो ETF का ही फ़ायदा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि हम आपको किसी सेक्टर में रिसर्च करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, तो आप इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो, अलग अलग इवन कंसल्टिंग बॉडीज़ होती हैं वो सब रिपोर्ट निकालती हैं, वैसे भी निकलती रहती है इंडस्ट्री की रिपोर्ट। आप कंपनीज़ की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो। तो फिर हमको केमिकल सेक्टर के बारे में जानना है, आपने फॉर एग्जांपल अल्काइल अमाइंस की आपने रिपोर्ट पढ़ ली एनुअल रिपोर्ट, तो वहाँ पर आपको अल्काइल अमाइन के बारे में पता चलेगा, उसके बारे में उसके सारे फाइनेंशियल सारी चीज़ें, बट उसको आपको वहाँ पर सेक्टर एनालिसिस भी हो रखी होती है, तो सेक्टर भी आप वहाँ से देख सकते हो। कॉन्फ्रेंस कॉल्स आप देख सकते हो, उनकी रिपोर्ट्स भी आती हैं, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, है ना, जो कंपनीज़ की होती हैं
उनको आप देख सकते हो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस की, जब इन्वेस्टर को पिच करने जाती है कंपनी, वहाँ पर भी बातें होती हैं काफ़ी सारी, ठीक है। मार्केट रिसर्च फर्म की रिपोर्ट्स होती हैं, ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं जो मार्केट रिसर्च फर्म की रिपोर्ट्स होती हैं, बट उनको भी आप देखा जा सकता है। DRHP, तो जब भी कोई स्टार्टअप जो होता है वो IPO अपना मार्केट पे लिस्ट होता है, IPO करता है, तो वो DRHP छापता है कि एक तरीके से DRHP एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन होती है। वो DRHP में हमेशा आपको एनालिसिस मिलेगा इंडस्ट्री का और सबकी चीज़ों का, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो, कंसल्ट की कंसल्टेंसी की रिपोर्ट्स हो, ये सब आपकी आप रिसोर्स हो सकते हैं यहाँ से। और ज़्यादा सोर्स फ्री हैं, कुछ कंसल्टिंग रिपोर्ट्स और कुछ जो रिसर्च फर्म्स वाली रिपोर्ट्स होती हैं वो पेड होती हैं और बहुत महंगी होती हैं, वो लाख लाख रुपए ऐसी होती हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक कॉन्फ्रेंस कॉल एनुअल रिपोर्ट्स, DRHP एक बहुत ज़्यादा एक अंडर वैल्यूड चीज़ है। DRHP में जितना डिटेल में लिखा होता है वो किसी में नहीं लिखा होता है, ठीक है। तो DRHP आप देख सकते हो। अब इंडिया में कौन से अच्छे अच्छे सेक्टर हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, जिनके फ्यूचर ब्राइट है। IT तो ऑब्वियसली, क्योंकि बट IT में ना कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इसमें कई सारे फैक्टर आपको देखने पड़ते हैं, जैसे कि किस डील साइजिंग पे काम हो रहा है, कि किस टेक पे काम चल रहा है, एट्रिशन रेट क्या है, जो चीज़ें कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कि IT में बेसिकली आपका ह्यूमन रिसोर्स ही आपके, क्योंकि कैपेक्स तो कुछ होता नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स ही, वहाँ पर एट्रिशन रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना रेवेन्यू एक वर्कर ला पाता है, जिसको हम एवरेज रेवेन्यू पर वर्कर बोलते हैं, ठीक है। कितना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट ग्रोथ कितनी हो रही है, कितने उनको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है, ठीक है, IT सेक्टर। केमिकल इंडस्ट्री जो है थोड़ी सिक्लिकल रहती है। सिक्लिकलिटी का मतलब है कि जो बूम बस्ट साइकिल्स में जो मूव करती है, ठीक है। जनरली कमोडिटी वाली जो चीज़ें होती हैं सिक्लिकल होती हैं। तो जहाँ अब कोई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है, उसको कैसे फाइंड आउट करें, कोई कंपनी बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है, कैसे फाइंड आउट करें। तो आप क्या करो, उस कंपनी की या इंडस्ट्री के आप जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स का एक ग्राफ लिखो, पिछले डिकेड का, 10-20 सालों का। अगर वो ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब क्या इंडस्ट्री सिक्लिकल है। जैसे आप कोल इंडिया या फिर कमोडिटी स्टॉक्स अगर देखोगे, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत सिक्लिकलिटी आपको दिखेगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो वहाँ पर आपको साइकिल को सही टाइम पर अगर टाइम कर ले तो रिटर्न बनता है, वरना बहुत नुकसान में पहुँच जाते हो, ठीक है। तो केमिकल सेक्टर में आपको इस चीज़ में देखना पड़ता है, कैपेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वॉल्यूम ग्रोथ क्या हो रही है, कमोडिटी प्राइस क्या चल रहे हैं, केमिकल का प्राइस क्या चल रहा है, वैल्यू ग्रोथ क्या चल रही है। इवन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो भी बहुत ज़्यादा उस पर करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं उनकी मार्जिन्स पर और प्रॉफिटेबिलिटी और अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस पर, ठीक है। फिर फार्मा इंडस्ट्री बहुत ही ब्राइट है, और फार्मा इंडस्ट्री में रेगुलेशंस काफ़ी हैं। उनकी क्या कहते हैं, ड्रग डिस्कवरी वगैरह जो होती है, साइंटिफिक एडवांसमेंट वगैरह के लिए पैसा जो जाता है वो सही से इस्तेमाल हो रहा है, वो भी एक चीज़ देखने को होती है, ठीक है। फिर FMCG में तो आपकी वॉल्यूम ग्रोथ और आपका प्रीमियमाइजेशन, तो अगर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रही है तो अगर प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड प्ले आउट कर रहा है तो वो भी ठीक है। QSR सेक्टर जो कि बहुत ग्रोइंग कर रहा है, ठीक है। बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, तो इन सब सेक्टर्स को आप देख सकते हो, इन पर थोड़ा थोड़ा पढ़ो, इनकी मेजर कंपनीज़ के DRHPs या फिर एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, आपको इंडस्ट्री का और समझ में आएगा किस चीज़ पे आपको खेलना है, ठीक है। तो मैं तो आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, मैं आपको बेसिक फ्रेमवर्क बताऊंगा, चीज़ें बताऊंगा, उन पे आप खुद से थोड़ा रिसर्च करें और सीखें, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, बाय।